नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश क्लास संस्कृति के विषय को लेकर के अपन बात कर रहे थे और अपना जो टॉपिक चला था उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के लोक नाट्य। लोक नाट्यों में हमने ख्याल के बारे में जाना था, हमने श्रमत के बारे में जाना था, हमने स्वांग कला के बारे में जाना था और जाते समय अपने जो है वो नौटंकी के बारे में अपने बात करी थी। तो बिना समय गवाए जो है अपन आगे की बात करते हैं। नौटंकी में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ ये जो नौटंकी है वो प्रचलित है, पूर्वी क्षेत्र के अंदर ये प्रचलित होती है। और एक भूरे लाल का नाम याद रखना है और दूसरा अपने को नाम नथुराम की मंडली याद रखना था। 2 बातें अपन ने कर ली थी। अब देखिएगा आगे चलते हैं। अगला अपने पास एक लोकनाट्य है जिसका नाम है तमाशा। देखो क्या नाम है, तमाशा। वैसे तो कहते हैं ना कि यार के तमाशा करे है, जना क्या करे अपने कि यार तमाशा तो है को नहीं है। तमाशा तो कोई मरेड़ो आदमी टांगड़ी लावा बन कहे कि यार के तमाशा करे, तो तमाशा तो है कोई मरा हुआ टांग लाए, तो वो होता है तमाशा। देखो तमाशा की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है देखो मोहन कवि से। और मोहन कवि ने सबसे पहले एक तमाशा शुरू किया था जिसका नाम था धमाका मंजरी। और धमाका मंजरी जो है वो मानसिंह के समय इसको प्रस्तुत किया था। वैसे तो तमाशा जो कला है वो महाराष्ट्र की कला है, महाराष्ट्र से यहाँ आई है और भट्ट परिवार है, इसको हम संरक्षण देते हैं। तो भट्ट परिवार ही इसको आगे बढ़ाए हैं। इसके लिए हम लोगों ने, जयपुर के महाराजाओं ने भट्ट परिवार के जो लोग थे या इस कला का संरक्षण देने वाले थे उनको एक अलग से खानदान बना दिया गया था जिनको अलग महकमा था जिसका नाम था गुणीजन खाना। तो वो गुणीजन खाना के कलाकारों के अंदर ये लोग रहा करते थे। देखिएगा महाराजा प्रताप सिंह है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, शिवाजी प्रताप सिंह। तो महाराजा प्रताप सिंह के समय देखो प्रमुख कलाकार थे जिनका नाम था बंशीधर भट्ट। इसको अपने गुणीजन खाने में आश्रय देकर के इस नाट्य विद्या को प्रोत्साहित किया। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहला तमाशा कौन सा था तब तो कहेंगे सबसे पहला तमाशा मोहन कवि ने शुरू किया था, धमाका मंजरी था, मान सिंह के समय प्रस्तुत हुआ था। जबकि संरक्षण देने का काम किसने किया, तो शिवाजी प्रताप सिंह ने किया है और प्रताप सिंह के समय ही आ गए बंशीधर भट्ट, उनको प्रोत्साहन दिया गया। फिर तमाशे हैं वो नए नए यहाँ तमाशे जो है वो शुरू किए गए। जयपुर की इस कला का भट्ट परिवार इसको सुरक्षित करता है। वर्तमान जो कलाकार हैं जैसे गोपीचंद भट्ट है, फूलजी भट्ट है और वासुदेव भट्ट, यानी आपको जहाँ जहाँ भट्ट भट्ट मिल जावे वो भट्ट तमाशा है। और देखो एक नाम और पढ़ेंगे आप जिनका नाम है गोहर जान। और जो गोहर जान है ये जयपुर की एक नर्तकी रही है। ये नर्तकी भी जो है वो तमाशा के अंदर भाग लिया करती थी। तो ये एक अपनी कला है जिसका नाम है तमाशा, यानी अपना एक लोकनाट्य जिसका नाम है तमाशे। और भी देखो मैं आपको और जानकारी दूं तमाशों की, तो देखिएगा तमाशों का जो आयोजन है वो हमेशा खुले मंच पर होता है और जो तमाशों का मंच होता है उस मंच को अखाड़ा कहा जाता है। यानी तमाशों का मंच क्या कहलाता है, तो तमाशे का जो मंच है उसको अपन अखाड़ा कहते हैं। जयपुर में शैली देखो महाराष्ट्र के लोकनाट्य की शैली से प्रभावित है। बंशीधर भट्ट के समय में जयपुर की मशहूर नर्तकी थी जिसका नाम था गोहर जान, वो भी तमाशे के अंदर जो है भाग लिया करती थी। और देखो यहाँ प्रमुख तमाशे चलते हैं जैसे जोगी जोगण का तमाशा है जो होली के दिन चलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूछा भी जाता है कि बताओ जोगी जोगण का तमाशा किस दिन राजस्थान में चलता है, तो जोगी जोगण का तमाशा वो होली के दिन यहाँ चलता है। ऐसे ही ये पूछा भी गया देखो बोर्ड द्वारा, ग्राम सेवक या पटवारी में था ये प्रश्न कि चुठन मियाँ का तमाशा कब चलता, तो चुठन मियाँ का तमाशा है वो होता है शीतलाष्टमी के दिन, बाशोड़ा के दिन होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब बाशोड़ा आता तब चुठन मियाँ का तमाशा चलता है। हीर रांझा तमाशा वो होली के दूसरे दिन देखिएगा। और गोपीचंद का तमाशा वो चैत्र की अमावस को है। तो ये आपको तिथियां याद करनी है क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया। देखो कैसे कैसे, जोगी जोगण का तमाशा होली के दिन है, हीर रांझा का तमाशा होली के अगले दिन है, गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या को है। इससे पहले चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई है, तो अष्टमी को जो हो रहा है उसका नाम है चुठन मियाँ का तमाशा, जो शीतलाष्टमी के दिन है वो शुरू होता है, शीतलाष्टमी के दिन चलता है जयपुर में। तो आपको थोड़ा सा इनको देख लेना कि भाई किस प्रकार से कैसे कैसे अपने यहाँ पर ये तमाशे हैं जिनका आयोजन होता है। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा देखो ऐसे एक लोकनाट्य, अब हमने तमाशा पढ़ लिया है। वैसे हमारे पास एक लोकनाट्य जिसका नाम है चार बैंत। देखो कौन सा लोकनाट्य है, लोकनाट्य का नाम है चार बैंत। ये एक लोकनाट्य है। अच्छा, चार बैंत का नाम आते ही दिमाग में सीधा प्रश्न क्लिक होना चाहिए कि चार बैंत तो क्या है, टोंक का है। ठीक है, कहाँ का, तो कहेंगे भाई टोंक का लोकनाट्य है। टोंक में ये जो लोकनाट्य है वो प्रचलित जो है वो होता है। देखो टोंक में नाट्य शैली का प्रारंभ हुआ है और ये शुरू हुआ था नवाब फैजुल्ला खां के समय शुरू हुआ था। और यहाँ देखो इसको शुरू किया था जिसका नाम था करीम खां। तो नवाब
फैजुल्ला खां के शासनकाल में शुरू हुआ और करने वाला था अब्दुल करीम खां निहंग ने इसको शुरू किया था। देखो अफगानिस्तान की शैली है, अफगानी शैली जिसका नाम पश्तो शैली है, उसी शैली के अंदर चार बैंत चलता था। तो वो शैली हमने अपना ली। जैसे मैंने कहा था नौटंकी पर हाथरस शैली का प्रभाव पड़ा है, वैसे ही चार बैंत पर किसका प्रभाव पड़ा, तो कहेंगे पश्तो शैली का प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है। चार बैंत के गायक हैं वो टप बजाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं और अपनी बात का करके चलाते हैं, तो वही अपना है चार बैंत। देखो चार बैंत में तीन बात मोटी मोटी याद रख लेना, चार रखो तो चार रख लो। पहला, चार बैंत का हक क्या कहेंगे, टोंक का है। शुरू कब हुआ, फैजुल्ला खां के समय नवाब करीम खां लेकर के आए थे, दो बात होगी। तीसरी बात, अफगानिस्तान से आया है, अखबानी है तो पश्तो शैली से प्रभावित, तो पश्तो शैली में चलता है। प्रयोजन क्या, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और चंग बजाने का काम करते हैं, वही अपना कौन सा होता है, इसका नाम है चार बैंत। ठीक, अगले लोक नाट्य की ओर चलते हैं। देखिएगा छोटे छोटे लोक नाट्य हैं, नॉर्मल से हैं, 10-12 मिनट का खेल है, आराम से इनको देखते जाना। बिल्कुल देखिएगा अगला एक लोक नाट्य देखो जिसका नाम है गांधर्व लोक नाट्य। पूछा भी जाता है भाई, सिंपल प्रश्न है, गंधर्व नाट्य किधर चलता है, तो गंधर्व नाट्य देखो मारवाड़ के निवासी हैं जो गंधर्व जाति के होते हैं, जो पेशेवर नाचने वाले होते हैं, वही गंधर्व लोक नाट्य को शुरू करते हैं। ये नाट्य जो है वो जैन धर्म पर आधारित है। देखो किस पर आधारित है भाई, जैन धर्म पर आधारित। अब देखो थोड़े जैनी लोग थोड़े चर्चा में भी हैं। अभी आपने देखा होगा वो एक संत महात्मा थे जिन्होंने अन्न जल त्याग करके अपने प्राण त्यागे हैं, अभी अभी न्यूज़पेपर में भी वो चल रहा था, आपने भी देखा होगा इन दिनों। तो वो है जैन धर्म पर आधारित है, मार्च के आसपास की बात है भाई। तो जैन धर्म पर आधारित है, तो पूछ ले कि जैन धर्म पर आधारित लोकनाट्य कौन सा था, अपन बताएंगे गंधर्व लोकनाट्य है। वो आपने नाम सुना होगा ना, ईश्वर विद्यासागर जी नाम भी था इनका। ठीक, अब देखो हाँ एक सवारी नाट्य और है। देखो सवारी नाट्य का जो प्रदर्शन है वो धार्मिक और पौराणिक होता है। तो पूछेगा कि भाई सवारी नाट्य का प्रदर्शन कैसे है, तो सवारी नाट्य का जो प्रदर्शन है वो धार्मिक भी होता है और साथ में पौराणिक भी होता है, यानी पुराणों वाली कथाएं हैं, अपनी प्राचीन जो कथाएं उन पर भी आधारित है, और साथ में जो वो धार्मिक भी होता है, कौन सा, अपना सवारी वाला। और गंधर्व याद करेंगे आप, जैनियों से संबंधित है, गंधर्व जाति के लोग हैं जो जन्मजात नर्तक होते हैं, जिनका काम डांस दिखाना होता है, वही इस लोक नाट्य को। तो गंधर्व याद करेंगे आप, जैनियों से संबंधित लोक नाट्य, बस इतनी सी बात याद कर लेंगे, काम पट जाएगा। देखो आप अगली बात करते हैं। देखो अब देखो कुछ एक लोक नाट्य और है, जैसे एक का नाम रासलीला। सब रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चरित्र चित्रण होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती हैं, वही रासलीला है। तो रासलीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। राजस्थान में फुलेरा इसका प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, और फुलेरा के ही आप एक नाम याद रखेंगे जिनका नाम शिवलाल कुमावत है। वो रासलीला के जो प्रसिद्ध संरक्षक रहे हैं, रासलीला को संरक्षण देने का काम भी किया है किसने, तो नाम याद करेंगे जिनका नाम है शिवलाल कुमावत। तो देखो रासलीला श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। राजस्थान में फुलेरा जयपुर ग्रामीण में आता है, आजकल ये फुलेरा आपका जयपुर ग्रामीण जिला में आता है। वो फुलेरा नहीं जो पंचायत फिल्म में आया था, वो फुलेरा अलग है, वो यूपी का फुलेरा, ये जयपुर वाला फुलेरा है, जयपुर ग्रामीण में आता है, जयपुर के अपने टुकड़े किए है ना। और इनका प्रमुख केंद्र रहा है अपना फुलेरा वाला क्षेत्र जो जयपुर ग्रामीण का है, किसका, रासलीला का। और शिवलाल कुमावत ने रासलीला को विशेष स्वरूप प्रदान किया है, यानी कि यहाँ इसको संरक्षण देने का काम किया। किस आदमी ने, तब आदमी का नाम पढ़ेंगे शिवलाल कुमावत। आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा ऐसे हमारे पास देखो रामलीला है, बहुत शानदार रामलीला है। भगवान श्री राम का चरित्र चित्रण करे, वही क्या है, रामलीला। देखो रामलीला का सबसे पहला जो मंचन है ना, वो तुलसीदास जी ने किया था। ठीक है भाई, हाँ वो जो रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, वो इसका मंचन करते हैं। बाकी रामायण वाल्मीकि जी की है। जबकि आप बात करेंगे रामलीला है, उसका मंचन करने वाले कौन है, यानी मंच पर लेकर आए हैं, वो कौन लेकर आए, तब नाम है तुलसीदास जी। देखो भगवान राम के जीवन पर, प्रसंग पर आधारित एक लोक नाट्य है। खास बात ये भी, रामलीलाओं में भी कुछ बातें आपको खास याद रखनी है। जैसे बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। मूक का मतलब क्या हुआ, बिसाऊ की ऐसी रामलीला होती है जिसमें डायलॉग नहीं होते हैं, सब चुप हो जाते हैं, चुपचाप ही अभिनय करते रहते हैं, बिना बोले ही अभिनय होता है, और जो बिना बोले अभिनय हुए उसे अपन मूक कहते हैं। तो वो मूक रामलीला कहलाती है अपनी, कौन सी, बिसाऊ वाली। पाटोदा की देखो और भरतपुर की है वो रामलीला, अपनी विशिष्टता के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। तो कुछ विशेष रामलीला भी होती है जो पाटोदा और कहाँ पर है, भरतपुर की होती है। और भी विशिष्टता की अपन बात करें, देखिएगा 1812 की रामलीला है, बड़ी गजब की रामलीला है। जब इसमें प्रसंग आता है कि सीता जी का राम जी के साथ विवाह करना है,
तो धनुष उठाते हैं श्री राम जी, धनुष पुराना होता है, टूट जाता है, लेकिन यहाँ 18/12 की जो रामलीला है उसमें जो धनुष होता है वो धनुष जनता तोड़ती है। कौन तोड़ती है? जनता द्वारा तोड़ा जाता है। तो खास बात होगी, देखो बिसाऊ की मूक रामलीला है और 18/12 की पूछे तो धनुष तोड़ने का काम कौन करता है भाई? तो क्या कहेंगे? धनुष तोड़ने का काम वो वहां की जनता करती है। और भी देखो भरतपुर में वेंकटेश की रामलीला है। भगवान वेंकटेश भी विष्णु के अवतार हैं, साउथ में ज्यादा पूजे जाते हैं। तो वेंकटेश की रामलीला कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? अपने भरतपुर में चलती है। कौन सी वेंकटेश रामलीला कहाँ चलती? तो कहाँ बताएंगे? भरतपुर क्षेत्र में चलती है। कौन सी लीला? वेंकटेश की लीला। ठीक, अगली बात करते हैं, देखिएगा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल लिख लेना कि ये रामलीला रासलीला किसने संरक्षण दिया, किससे संबंधित है, 4 बातें, ज्यादा लफड़ा ही नहीं है, बस सीधा सीधा पढ़ो। और एक बात और याद करो, एसआई के अंदर धरपकड़ हो ही रही है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अब जो भर्ती होंगी बिल्कुल फ्रेश भर्ती होगी, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि गैंग खत्म कर दिए गए हैं, तो अब वक्त आ गया है। पढ़ने वाले विद्यार्थी 100% लगेंगे, अब पक्का वक्त आने वाला है। तो वही वाली बात है, आराम से पढ़िएगा। देखो जिसमें एक नाम गराशियों की लीला। देखो ग्राशिया लोग हैं वो गोर हमारी पार्वती जी को ही मानते हैं, तो गराशियों की गोर लीला है। इसका आयोजन जो आबू शिरोई में होता है। आबू शिरोई में ग्राशिया लोग ज्यादा हैं। ग्राशियों द्वारा बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर भी की जाती है। तो पूछे आपसे कि बख्योर की गणगौर क्या है? कि विशेष ओकेजन है। ग्राशियों का ये ओकेजन कब होता है? बैसाख शुक्ल चतुर्दशी को होता है, नहीं बैसाख पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले हो जाता है, जिसका नाम है बख्योर की गणगौर। है किसकी? तो ग्राशियों की। तो आप सीधा सीधा करेंगे कि गौर लीला का संबंध किससे है, तब कहेंगे कि गौर लीला का संबंध जो है वो ग्रासियों से होता है, पहली बात। दूसरी बात आप सीधा सीधा करेंगे कि ग्रासियों द्वारा ग्रासियों का एक बख्योर की लीला और है बैसाख पूर्णिमा से एक दिन पहले, यानी बैसाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, जिसको क्या कहते हैं? बख्योर की भी कहते हैं, बख्योर की गणगौर भी कहते हैं। आगे देखो और भी एक है अपने पास जिसका नाम अपन पढ़ेंगे, शनकादिकों की लीलाएं। देखो शनकादिक है वो राम और भगवान श्री कृष्ण का एक मिला जुला अवतार हुआ जिसका नाम शनकादिक है। शंकराचार्य से संबंधित बातें होंगी, तो सीधा सीधा आप तो इतना से याद कर लो, बाकी छोड़ो कहानी को मारो गोली। शनकादिकों की लीला है। शनकादिकों की लीलाओं का प्रमुख केंद्र अखाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और चित्तौड़गढ़ जिले के 2 जगह, एक तो घोसुंडा और दूसरा बस्सी। ये बस्सी जयपुर वाला नहीं है, ये बस्सी वहाँ जहाँ लकड़ी की कावड़ बनाई जाती हैं, लकड़ी के मंदिर बनाए जाते हैं, देवघर बनाए जाते हैं, तो वो बस्सी चित्तौड़ वाला है। और दूसरा आपके पास कौन? घोसुंडा है, और घोसुंडा भी कहाँ? आपका चित्तौड़ में है। यहाँ चलती है शनकादिकों की लीला। तो पूछे शनकादिकों की लीला किस कहाँ है? तो घोसुंडा में है और साथ में बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। बस इतनी सी बात आप याद करेंगे। अब देखो एक महत्वपूर्ण और है अपने पास, जिनका नाम अपन पढ़ेंगे भवाई लोक नाट्य। देखिएगा बड़ा मजेदार है, नाम है भवाई लोक नाट्य। देखो नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, भवाई लोक नाट्य हमारे पास। नाम तो क्या है? भवाई। देखो हमने भवाई को नृत्य में भी पढ़ा था और हमने भवाई को जो है वो लोकनाट्य में भी हम पढ़ रहे हैं। और लोक नृत्य जब हम पढ़े थे तो हमने बात करी थी कि भवाई में चमत्कार होते हैं। सुन रहे हो? भवाई में चमत्कार होते हैं, जिसके प्रवर्तक बागोजी केकड़ी वाले थे। वो वहाँ साग बागोजी हुआ करते थे, नागोजी बागोजी जाट थे, वो भवाई नृत्य संबंधित थे। सिर पर मटके पे मटका रख लिया जाता है और फिर है वो डांस किया जाता है, नंगे तलवारों पर नाचा जाता है और रुमाल उठाया जाता है पीछे मुड़ के, गिलास पर नाचा जाता है, कीलों पर नाचते हैं। तो वो वाला था। उसी तरीके का देखो एक भवाई लोकनाट्य और चला है। देखो गुजरात की सीमा में लगे राजस्थान का क्षेत्रों में ये लोकनाट्य चलता है, जो एक भवाई जाति करती है, उसका नाम भवाई रखा गया। व्यवसायिक प्रकार का हमने बात भी करी थी। और प्रवर्तक जैसा कि मैंने आपको बताया वो ये कौन है? जन्मदाता बागोजी जाट हैं, जो केकड़ी अजमेर के हैं। आजकल देखो ये जो केकड़ी अजमेर में नहीं रहा, केकड़ी जो है वो केकड़ी का अलग जिला हो गया। तो कहाँ के बताएंगे? तो नागोजी बागोजी जाट हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं? केकड़ी के रहने वाले हैं, जो भवाई के जन्मदाता कहे जाते हैं। यानी भवाई जिन्होंने वो शुरू किया था वो वाले। अब देखो खास बात, जब भवाई चलता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई रंगमंच नहीं होता है। इसमें संगीत पर कम ध्यान देकर के करतब दिखाए जाते हैं। करतब मैंने बताए थे ना, मटके लेकर के, उस सिर पर मटके रख करके कलाकार इसमें एक प्रकार से डांस ही दिखाता है। देखो इसके मुख्य पात्र को, बहुत शानदार बात, जब भवाई चल रहा होता है तो भवाई का जो मुख्य पात्र होता है उस मुख्य पात्र को सग्गाजी और सग्गी जी कहा जाता है। भाई पुरुष सग्गाजी हो जाएंगे, महिलाएं सग्गी जी हो जाएंगी। और देखो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है, इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना रही है, या नृत्यांगना की बात करी जाए तो नृत्यांगना जो है उनका नाम है श्रेष्ठा सोनी। इस श्रेष्ठा सोनी को लिटिल बेडर भी कहा जाता है। पूछ लेगा आपसे लिटिल बेडर कौन है?
तो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम श्रेष्ठा सोनी है। श्रेष्ठा सोनी को ही क्या कहते हैं, लिटिल बेडर की उपाधि भी प्राप्त है। और भी देखो फेमस फेमस कलाकार आपको उसमें देखने को मिलेंगे। देखो अस्मिता काला है, इसने 2 बार नृत्य किया, एक बार 111 मटके लेकर के और एक बार 195 मटके लेकर के, इसलिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कौन सी बुक है भाई, लिम्का या लिम्बा कह दो, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम वो दर्ज किया गया है। इसी बालिका को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी मिला हुआ है, बाल नर्तकी अवार्ड भी मिला हुआ है। इसको अपन जो है वो बाल नर्तकी भी कहते हैं, सूरश्री भी कहते हैं, भाग्यश्री के नाम से भी इनको जाना जाता है, भवाई श्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र देखो सारंगी है, नफीरी है, नगाड़ा है और मंजीरा बजाते हैं। और शैली पर आधारित बहुत शानदार बात है, भवाई शैली पर आधारित देखो शांता गांधी ने एक नाटक बनाया था, भवाई शैली पर आधारित एक नाटक चला है और नाटक किसका है, शांता गांधी का नाटक का नाम है जिसका नाम जसमल ओडन है, जो वर्ल्ड फेमस है। कहने का मतलब आपसे पूछे तो सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि जसमा ओडन क्या है। पहली बात तो आप क्या कहोगे कि जसमा ओडन तो नाटक है। नाटक किसने लिखा है, तो बात करेंगे शांता गांधी। इसकी बात करेंगे भाई नाटक किसने लिखा, तो नाटक लिखने वाला है शांता गांधी। है क्या ये शांता गांधी का जो जसमल ओडन या जसमा ओडन जो नाटक है, ये नाटक चला है किस शैली में, भवाई शैली में। किस शैली में चला है, भवाई शैली में। तो बस ये बातें आपको याद रखनी है कि शांता गांधी का जसमल ओडन नाटक पर भवाई जो जसमल नाटक वो भवाई शैली में चला है और वो बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध हुआ है, बड़ी उसको ख्याति मिली हुई है। तो आपको थोड़ा सा याद करना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है किसमें, आपके भवाई के अंदर बात। बस अब देखो अगली बात करें तो कुछ लोक नाट्य और है हमारे पास, जैसे कठपुतली भी एक प्रकार का लोक नाट्य होता है। और लोक नाट्यों में देखो अपनी वैसे तो चित्रकला में अपन पढ़ेंगे, बल्कि लोक नाट्यों के अंदर फड़ भी आ जाती है। फड़ भी एक प्रकार का क्या है, लोक नाट्य है। फड़ चित्रण में आता है वैसे तो, लेकिन फड़ भी एक प्रकार का लोक नाट्य। देखो फड़ होती क्या है, लोक देवताओं से संबंधित है। लोक देवताओं का चरित्र चित्रण जो है पीछे की दीवार पर कर दिया जाता है, फिर भोपा वाचन करता है, एक एक को लेकर के वो पढ़ता रहता है, तो वो फड़ का वाचन होता है। जोशी परिवार फड़ बनाने का काम करता है। देखो पाड़ा का श्रीलाल जोशी मेघराज मुकुल की कविता थी जिसका नाम था सेनानी। इस सेनानी पर फड़ बनाई, तो पूछे सेनानी किसकी रचना है, तो मेघराज मुकुल की है। खास क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फड़ बनी है। किसने बनाई है, श्रीलाल जोशी ने बनाई है। देखो बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, इसको रावण हत्था गाते समय गाते समय रावण हत्था बजाते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी भी है और जो जंत्र के साथ बजाई जाती है, इसको प्रसिद्ध फड़ भी कहा जाता है, प्राचीन फड़ भी इसको कहा जाता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, फड़ चित्रण कुछ इस तरीके का है। भोपी खड़ी है, भोपा खड़ा है, जंत्र बजा रहे हैं, देवनारायण जी की पढ़ रहे हैं, एक एक चित्र का वर्णन करते जाते हैं, नाचते गाते जाते हैं, वही फड़ का चित्रण होता जाता है, व्याख्यान कर दिया जाता है। कठपुतली भी देखो एक प्रकार का लोक नाट्य है। कठपुतली बनाई जाती है आड़ू की लकड़ी से, फिर कथन बोलते रहते हैं, उनको नचाते रहते हैं। तो देखो कठपुतली नचाने वाला सूत्रधार नट होता है, अपने मुंह में एक सीटी रखता है, उस सीटी से उनको नचाता रहता है। और देखेंगे कठपुतलियों की बोली, उस बोली को निश्रित कहते हैं, कि हम बोल रहे हैं कठपुतलियां बोली नहीं रही है, फिर भी वो सारी बात समझा देते हैं, इसलिए बोली इनकी निश्रित है। इनमें कठपुतलियों के माध्यम से नाट्य अभिनय किया जाता है। प्रसिद्ध कठपुतलियों से संबंधित हमारे पास देखो लोक नाट्य भी हैं, जैसे पृथ्वीराज संयोगिता कथानक से चलती है, सिंहासन बत्तीसी है, और फिर अपने पास है अमर सिंह राठौड़रा खेल भी चलता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज संयोगिता का कथानक कठपुतली से संबंधित है। सिंहासन बत्तीसी कौन सा खेल है, तो कहेंगे कठपुतली का खेल है। अमर सिंह राठौड़ा का खेल भी किससे संबंधित है, तो कठपुतली से संबंधित है। अगर मैं थोड़ी सी कठपुतली आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, इस तरह से जो है वो आपकी कठपुतली है वो आपको दिखाई देने वाली है। तो देखिएगा ये कथानक है, आपको यहाँ थोड़ा सा हाथ भी दिख रहा होगा, नीचे करते हैं इसको, हाथ दिखेगा इसमें थोड़ा सा आपको जी। हाँ देखो इसको जो है वो नचाया जा रहा है। देखो इधर आदमी खड़ा है पीछे, और यहाँ से देखो इन पे धागे लगे होते हैं और वो धागों से इनको नचाते रहते हैं। तो ये अपना एक लोकनाट्य होता है जिसका नाम है कठपुतली वाला लोक। अब देखो मित्रों, अपन ने जो है लोकनाट्य का टॉपिक लिया हुआ है, और ये लोकनाट्य हमने 2 पार्टों में किया है। पहला हमारे पास था जिसका नाम था पार्ट 1, दूसरा हमारे पास है जिसका नाम है पार्ट 2 है। हाँ
आप तो इनको सुन लेना, बाकी लिखने के लिए हम जो है आपको मैटर जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी साथ साथ भी सुनते जाओ, तो उसमें तो 4-4 बातें आपको सुन के लिखनी होती हैं। आप इसको आसानी से लिख करके लिख सकते हो। नॉर्मल से आपको एक बार लिख लेना है, 2 बार पढ़ लेना है, बस इतना सा काम करना। ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ज़्यादा टेंशन आपको किसी प्रकार की कोई रखनी नहीं है, आराम से काम होएगा। बस आप तो चीज़ों को सुनते जाओ, जिस फॉर्मेट में है उसी तरीके से। अगला टॉपिक अपन मिलेंगे जल्द ही, तब तक बाद आपका जय हिंद जय भारत।